गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन पेपर 2018 वाला, यूपीएससी सीआईएसएफ का ही 2018 वाला क्वेश्चन पेपर। तो 19 हम कवर कर चुके हैं, 20 कर चुके हैं, 21 कर चुके हैं। 2018 वाला पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर जैसा कि मैंने बताया क्लास के बाद आपके फोल्डर में भी अपलोड कर देता हूं मैं। डायरेक्ट आप CISF टाइप करेंगे 2018 यूपीएससी साइट पे, वहां से ही मिल जाएगा आपको। ये फोल्डर में भी अपलोड कर देता हूं मैं, डायरेक्ट गूगल से निकाल भी सकते हैं यूपीएससी की साइट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की जो टीचिंग है वो त्रिपिटक में कंपाइल की गई। त्रिपिटक त्रिपिटक 3 किताबें हैं, बुद्धिज्म की 3 बुक्स हैं। त्रिपिटक पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री में हमने। उनका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब है बास्केट। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 किताबें हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सी किताब किससे रिलेटेड है। तीनों हमने पढ़ाई हुई हैं। विनय पिटक क्या बताता है, सुत्त पिटक किस बारे में है, और अभिधम्म पिटक किस बारे में है। विनय पिटक बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बुद्ध का कंसेप्ट कि जो मॉन्क्स होंगे, बुद्धिज्म में जो मॉन्क्स होंगे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात दी है विनय पिटक में। मतलब रूल एंड रेगुलेशंस मॉन्क्स के लिए, मोनेस्ट्री में जो लोग मॉन्क्स रहेंगे उनके लिए क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो जो भी संघ में मॉन्क्स होंगे उनके लिए नियम कायदे विनय पिटक में लिखे हैं। तो ये वाली बात इससे मैच हो रही है। और बुद्ध की टीचिंग्स दी हैं सुत्त पिटक में। बुद्ध की टीचिंग्स दी हैं यहाँ पर सुत्त पिटक में। तो दोनों इंटरचेंज करके लिख दिया है इसने। क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट मैचिंग हमें बताना है। तो विनय पिटक वाला पॉइंट नीचे लिख दिया है, सुत्त पिटक वाला ऊपर लिख दिया है। ये दोनों करेक्ट मैचिंग नहीं कर रखी है। अभिधम्म पिटक बुद्धिज्म का ही आध्यात्मिक पक्ष जो है, बुद्धिज्म का ही आध्यात्मिक पक्ष, फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन ऑफ बुद्धिज्म, फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन ऑफ बुद्धिज्म। अभिधम्म पिटक जो बात है वो ठीक है। राम जन्म यादव, ऐप पर आप चैट बॉक्स में मैसेज कर तो सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए ऐप में चैट बॉक्स में आप मैसेज भेज सकते हैं राम जन्म, उसमें रिप्लाई तो करता हूं मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 ओनली। 3 ओनली। तीनों ही किताबें बुद्धिज्म की हैं, पर कौन सी किताब किससे रिलेटेड है। विनय पिटक वाला पॉइंट नीचे लिखा है, सुत्त पिटक वाला ऊपर लिख दिया है। ये करेक्ट मैचिंग है। अभिधम्म पिटक बुद्धिज्म का ही आध्यात्मिक पक्ष, फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन। गांधी जी ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान बुक लिखी थी हिंद स्वराज, 1909 में पढ़ाया हुआ है मैंने। 1909 गांधी जी की लिखी हिंद स्वराज। उसमें गांधी जी बात कहते हैं टेरी मॉडर्नाइजेशन के लिए। गांधी उस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी कहते थे हमारे पास सारी चीजें हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारी बहुत डेवलप्ड रही है, टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे पास पहले से होती थी। तो वेस्ट और हमारी जो एक वेस्ट के पीछे भागना, जैसे तिलक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करते थे, टैगोर करते थे, गांधी उसको नहीं कहते थे। गांधी तो कहते थे अपनी ही बात, मतलब इंडिया को लेकर कि हम ऑलरेडी खुद से महान रहे हैं, हमारी सिविलाइजेशन महान रही है, सारी चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल रही हैं। तो गांधी का जो पॉइंट था वो इस पर था। हिंद स्वराज में वो इसके बारे में बात भी करते हैं, हिंद स्वराज में वो इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी हिंद स्वराज जीरो
इंडियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट नालंदा वगैरह हमारे यहाँ, तक्षशिला, इतने पुराने सेंटर जहाँ विदेश से लोग आते थे पढ़ने, तो इसका भी जिक्र करते हैं कि हम तो ऑलरेडी बहुत महान सिविलाइजेशन रहे, कर दिया। बाहर से जो फॉरेन डायनेस्टीज वगैरह आई कई सारी बाद में, मेडिवल के बाद से देखें अगर, तो नुकसान हुआ, पर इंडियन सिविलाइजेशन तो बहुत महान रही है। काफी सारी फॉरेनर जो आए उनको भी हमने शामिल किया अपने यहाँ तक्षशिला में, नालंदा में, बाहर से लोग पढ़ने भी आते थे। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है उसका नुकसानदायक प्रभाव है ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर, मानव सभ्यता के ऊपर। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो आम जनता की जनरल विल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि ये इस समय में कितनी प्रैक्टिकल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितना अच्छा लगता है सुनने में कि लोग ही सरकार चुन रहे हैं, वही सरकार देश को चला रही है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर रियलिटी क्या वो है? तो गांधी इसमें ये भी इनका मत है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती आम लोगों की जनरल विल को, बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की विल को रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक बात है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, गांधी जी लिखते हैं इन स्वराज में कि लोगों की जनरल विल नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जनरल विल को दिखाती है। तो ये तीनों बातें सही हैं, तीनों ही पॉइंट सही हैं। 1 2 3 ऑल करेक्ट। अभी वीडियो ठीक आ रहा है? करिश्मा, स्मृति, तो इसका तीनों पॉइंट सही है। 1 2 3 ऑल करेक्ट। ये आंसर होगा सी, 1 2 3 ऑल करेक्ट। स्वदेशी मूवमेंट जो चला था बंगाल के विभाजन के विरोध में, स्वदेशी मूवमेंट चला था बंगाल के पार्टीशन के विरोध में, जो कराया था कर्जन ने, पार्टीशन कराया था कर्जन ने। कर्जन का उसने लॉजिक क्या दिया कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंस है, हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चला नहीं पाते। क्या प्रॉब्लम है? पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो पिक्चर क्वालिटी यहां से थोड़ी गड़बड़ है, अपने एंड से ठीक करिए ना उसको, तो रिजोल्यूशन दिखा रहा होगा। ब्लर क्यों आ रहा है? यहां से तो जूम कर रखा है हमने ठीक। रिफ्रेश करिए अपने एंड से, अभी देखो। अभी चेक करिए। क्लियर है? ओके। तो स्वदेशी मूवमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? स्वदेशी was based on the idea of self help through industries and schools। स्वदेशी का आइडिया ये था कि इंडस्ट्री स्कूल अपना बनाएंगे। इसका तो ये था कि स्वदेशी, हम अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करें, अपनी चीजों को प्रमोट करें, अंग्रेजी चीजों का बायकॉट करें, अपनी चीजों को प्रमोट करें। तो कौन सा फीचर नहीं था ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द फीचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1905 से 1908 तक? Tagore had sketched out his blueprint for Swadeshi in Swadeshi Samaj. Leaders like Aurobindo called for more radical measure to achieve Swadeshi goal. स्वदेशी में मॉडरेट लोगों ने शुरू कर तो दिया था, एक्सट्रीमिस्ट के कहने पर, मॉडरेट लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट के कहने पर शुरू कर तो दिया था, पर आगे जाके उन्हीं में कंफ्लिक्ट हो गए थे, सूरत स्प्लिट हो गया था, जूता चप्पल चल गया था अपने में। तो क्या फीचर नहीं था ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द फीचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट बंगाल 1905 से 1908? भगत सिंह ने बाद के समय में, भगत सिंह ने बाद में 1920 के बाद लेटर फेजेस में इसको ज्वाइन किया था। ये कह रहे हैं कौन फीचर नहीं है ये बताओ। 1 2 3 4 आंसर नहीं होगा। 1 2 3 नॉट द फीचर। 1 2 3 थोड़ा सा डिटेल में चला गया है, सेकंड थर्ड पॉइंट में डिटेल में चला गया है थोड़ा। है सीआईएसएफ का पेपर, क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का पूछा है। दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे। गो बैक टू वेदास स्लोगन भी था कि वेदों की तरफ जाएं, वेद जो है वो नॉलेज का सोर्स है। तो
ये राजस्थान में पैदा हुए थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे? नहीं, राजस्थान में इनकी डेथ हुई थी, गुजरात के थे। दयानंद सरस्वती का सही नाम मैंने बताया था मूल शंकर। इनका सही नाम मूल शंकर, ये नाम था दयानंद सरस्वती का। गुजरात से बिलोंग करते थे, डेथ हुई थी राजस्थान में। नोट करना है, नोट कर लो। गुजरात से बिलोंग करते थे, डेथ राजस्थान में हुई थी। इनके बहुत सारे फॉलोवर व्यापारी वर्ग से आते थे। मैंने बताया भी था, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, कई सारे जो उनके सपोर्टर थे, फॉलोवर थे, वो व्यापारी वर्ग के थे, मतलब वैश्य समाज के थे। ये बात भी ठीक है। डीवी कॉलेज वगैरह की स्थापना भी व्यापारी वर्ग ने की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेजेस। तो ये बात भी ठीक है। पहला वाला ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, गलत, गुजरात से बिलोंग करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग इनके फॉलोवर ज्यादा थे, ये बात ठीक है। सेकंड सही। इन्होंने आर्य समाज ब्रह्म समाज से इंस्पायर होकर बनाया था? नहीं, ब्रह्म समाज तो मॉडर्नाइजेशन की बात करता था, आर्य समाज तो कहता था वेदों की तरफ जाओ उल्टा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने जो बनाया, वो तो इंग्लैंड में रहते थे, लंदन में रहे थे, और वो तो मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे ब्रह्म समाज की। आर्य समाज तो दोनों, ब्रह्म समाज एडवांसमेंट की बात करता है, आज के मॉडर्नाइजेशन की बात करता है। आर्य समाज कहता है रूट पे जाओ, वेद सोर्स नॉलेज है, नॉलेज का सोर्स है, उसकी तरफ जाओ। तो संस्कृत बेस्ड एजुकेशन को सपोर्ट किया, क्योंकि वेद संस्कृत में ही लिखे थे। संस्कृत की नॉलेज नहीं होगी तो वेदों को आप समझ नहीं पाओगे। तो क्या आंसर बनेगा? देखो, राही है तो 2 हो गया। आर्य समाज ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड था? नहीं, ब्रह्म की बात नहीं ना, वो करता है। तो 2। कौन सा ब्रिटिश लिबरल था जो मैनचेस्टर स्कूल से संबंधित था, जो भारत में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करता था? अगला तो नहीं दिख रहा किसी को। मैनचेस्टर स्कूल से जुड़ा हुआ था, और जो भारत में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करता था, भारत में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करता था। रिपन तो नहीं, रिपन तो खुद ही वाइसरॉय था। रिपन को जेंटलमैन गवर्नर जनरल कहते हैं, वाइसरॉय था, पर वो इसको अपोज तो नहीं कर सकता कि भारत में ब्रिटिश रूल गलत है। तो रिपन अच्छा व्यक्ति था। क्या प्रॉब्लम हो रही है? वीडियो अटक जा रहा है बार बार। लाइव क्लास में यही प्रॉब्लम कभी कभी होती है। बारिश वारिश के समय होगा तो कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होगा। तो ब्रिटिश लिबरल, चलो मैं कई बार रिपीट तो कर रहा हूं ना, क्वेश्चन पढ़ने में भी आ रहा है, रिपीट भी बार बार कर रहा हूं, पेपर बता भी दिया, निकाल लो वहां से। तो मैनचेस्टर स्कूल ब्रिटिश क्रिटिकल, मैनचेस्टर स्कूल से कौन बिलोंग करता था और ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करता था? जॉन ब्राइट की बात कर रहे हैं। ये पढ़ा नहीं है हमने, क्लास में कराया नहीं है हमने, पर ये जॉन ब्राइट आंसर है। अब जरूरत भी नहीं है, एक बार आ गया तो उसके चक्कर में जॉन ब्राइट पूरा नहीं पढ़ोगे। ऐसी बहुत सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने एक एक स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कहे हैं, तो सारा तो नहीं पढ़ सकते, पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ठीक, जो नहीं बन सकते वो भी ठीक। रिपन क्योंकि नहीं हो सकता, एलिमिनेट आप कर सकते हो। रिपन खुद गवर्नर जनरल वाइस था, तो वो कैसे कंडेम करेगा, क्रिटिसाइज करेगा? रिपन नहीं है, एलिमिनेट आप कर सकते हैं इसमें। जॉन ब्राइट आंसर होगा। पर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत कॉमन है या बहुत बार आया हो। ऐसे क्वेश्चन एक बार आए हैं, दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा 10 साल तक। तो एक एक क्वेश्चन के चक्कर में भागना नहीं है। यहाँ पॉइंट हमें देखना है कितना हमसे पेपर बन रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, कितना हम बना पा रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट है भी, आगे जाके बहुत सिंपल वाले भी दिए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर की बिल्डिंग को किसने फंड किया था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर की जो बिल्डिंग है, उसका फाइनेंसर कौन था? प्रेमचंद रायचंद। अब इस तरह के क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल है भाई। पेपर करने का फायदा यही है। अब ये क्वेश्चन आ गया,
थ्योरी में कवर नहीं हुआ तो क्वेश्चन में कवर हो गया। गलती से कहीं आ जाए पीसीएस वीसीएस में तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पिक करते हैं वो लोग इन एग्जाम से, यूपीएससी के पेपरों से क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन करने का फायदा ये कहीं कोई गैप रह जाए, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन कहीं रह जाए पूरा पढ़ने के बाद भी, और वो रहता है तो आप 2 घंटे पर से कवर हो जाते हैं। ठीक, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्लॉक टावर, प्रेमचंद रायचंद ये फाइनेंसर थे उसके। पेंटर मूलाराम, मूलाराम जो है उत्तराखंड, ये कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उससे संबंधित रहे मूलाराम, गढ़वाली पेंटिंग। कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उससे जुड़े रहे हैं मूलाराम, पेंटर रहे गढ़वाल पेंटिंग्स, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग गढ़वाल पेंटिंग्स, मूलाराम। कौटिल्य की लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें वो बताता है राजा राज्य कैसे चलाए, स्टेट क्राफ्ट की जो बात करता है कि राज्य के लिए क्या कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही शासन कैसे दिया जाए। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमी, पर ये किताब पॉलिटी बेस्ड है। कौटिल्य मतलब चाणक्य की बात हो रही है, इनका सही नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य। तो अर्थशास्त्र लिटरल मीनिंग होता है इकोनॉमी, पर ये पॉलिटी की किताब है। इसमें पहली बार राज्य को डिफाइन किया गया, स्टेट को डिफाइन किया गया। अब उससे पहले वेदों वगैरह में इसकी चर्चा है कि नहीं, इसको ठीक मानेंगे। अर्थशास्त्र की जो किताब है वो स्टेट क्राफ्ट पर ही बेस्ड है। ये मौर्य के बारे में नहीं है, ये बात भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं है, राजा अपने शासन को कैसे चलाए उसके बारे में है। तो पहला इंडियन टेक्स्ट स्टेट के बारे में, ये मौर्य के बारे में रेफरेंस कंटेन नहीं कर रहा है, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये, और ये थ्योरेटिकल टेक्स्ट है। तो बात तीनों सही है, ये 1 2 3। पहला वाला स्टेटमेंट हो सकता है कोई सही माने कोई गलत माने, क्योंकि अर्थशास्त्र से पहले भी कुछ किताबें लिखी गई, उनमें स्टेट क्राफ्ट की बात है कि नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। जैसे ये दूसरा वाला मौर्य के बारे में बात नहीं, ठीक है, राज्य कैसे राजा चलाए उसके बारे में है, मौर्य का रेफरेंस नहीं है, थ्योरेटिकल टेक्स्ट है 2 और 3, तो बिल्कुल सही है। पहले वाले में अलग अलग लोग अलग अलग आंसर करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कुछ किताबें जहां पर स्टेट क्राफ्ट की बात क्या कही रही है, एक भी किताब अगर इससे पहले रही होगी तो पहला गलत हो जाएगा। अब इसमें आंसर जो है मिक्स मिलेंगे, कुछ लोग कहेंगे 1 होगा, कुछ कहेंगे नहीं होगा। मैं इसको इसलिए मान रहा हूं, अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तो अगर क्वेश्चन पिक किया गया होगा तो क्या पता इसको सही मान के ही लिया गया होगा। स्टेट क्राफ्ट का बहुत कंप्रहेंसिव वर्जन यहाँ अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, इतना डिटेल्ड वर्जन कहीं नहीं मिलता। उससे पहले किसी किताब में जिक्र हो सकता है, पर डिटेल्ड वर्जन इसी में दिया है। तो पहला वाले में एम्बिग्यूटी हो सकती है अलग अलग लोगों के आंसर में, ठीक है, पर मैं इसको ठीक मान रहा हूं क्योंकि स्टेट क्राफ्ट की बहुत जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। पढ़ाया हुआ है हमने, कौन कौन सी थ्योरी इसमें दे रखी थी, सप्तांग कंसेप्ट वगैरह पढ़ाया हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या बात सही है? 72 लॉयर्स ने मिलकर बनाया था, ए.ओ. ह्यूम इसके फाउंडर थे, ए.ओ. ह्यूम फाउंडर थे, बिल्कुल सही बात है। और सिमिलर एसोसिएशन उस समय साउथ ईस्ट एशिया में थी, उस पर आधारित संस्था थी, गलत। और ज्यादातर एलिट क्लास के लोग, मैंने बताया बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, ज्यादातर 72 लॉयर्स ने मिलकर इसको बनाया था। कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी, और 72 डेलीगेट जो थे मेनली क्लास था, एलिट क्लास था। में आपने सुने हैं, वो ज्यादातर इंग्लैंड वगैरह से पढ़ के आए हुए थे वकालत, रिच क्लास था, इंग्लिश की अच्छी जानकारी थी। तो कांग्रेस में जो मॉडरेट लोग शुरू में जुड़े हैं ज्यादातर तो लॉयर्स ही हैं और रिच क्लास है। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल ठीक है, पढ़ाया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए.ओ. ह्यूम फाउंडर था, बताया हुआ है, सिविल सर्वेंट था ना ये, ए.ओ. ह्यूम फाउंडर था। और इंडियन एलिट क्लास स्टार्टिंग में जुड़ा था, 72 लॉयर्स, रिच क्लास था। तो 1 और 3 आंसर होगा, 1 और 3। अशोकन पिलर्स के बारे में क्या सही नहीं है? आप जरा आंसर करें इसका। अशोकन पिलर्स के बारे में क्या बात सही नहीं है? पहले आप इसमें देख लो, ऑप्शन फिर मैं दिखा दे रहा हूं। अशोकन पिलर के बारे में नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखो, इनकरेक्ट। 14वीं सेंचुरी में तारीखे फिरोजशाही किताब में अशोकन पिलर का जिक्र मिलता है। क्या मैंने ये बताया था? फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किया था
कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया जा सके। पहला प्रयास फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। 1837 में फिर जाकर जेम्स प्रिंसेप ने प्रयास किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में ये मेरठ पिलर, अंबाला पिलर, ये सब लाया गया था जिसमें डिकोड किया जा सके उसके समय की बातों को, पर सफल नहीं हो पाया। तो पारा पिलर, अंबाला वाला और मेरठ पिलर सफल नहीं हो पाया। दिल्ली लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिर आगे जाके जेम्स प्रिंसेप के समय में वो डिकोड हो पाया था। ये जानकारी हमने बताई थी। अब जरा बताओ, कुछ समझ आ रहा है इसमें? कोई पॉइंट समझ आ रहा है? देखो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 14th सेंचुरी तारीख फिरोजशाही में अशोकन पिलर का जिक्र मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, फिरोज शाह तुगलक ने अटेम्प्ट किया था कि मेरठ पिलर और टोपारा अंबाला पिलर दिल्ली लाकर डिकोड कराया जा सके, पर डिकोड नहीं करा पाए थे। अनसक्सेसफुल रहा अटेम्प्ट। पहला प्रयास किया गया था। पहला स्टेटमेंट तो होगा वन होना है, तो वन होना है, तो ये फिर तीनों गए। भाई वन अगर होना ही है करेक्ट वाला, पर इनकरेक्ट पूछा है ना, क्वेश्चन तो पूछा है इनकरेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला ट्रू है, तो वन तो आंसर में हो नहीं सकता, हमको इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट बताना है तो पहला वाला सही है, तो पहला आंसर नहीं होगा। पहला वाला करेक्ट है तो पहला वाला आंसर नहीं हो सकता। अब बाकी देखें। राइटर सम सिराज अफीफ अशोकन पिलर के बारे में बताते हैं। दिल्ली टोपारा और दिल्ली मेरठ, बिल्कुल सही है। मेरठ पिलर और टोपारा पिलर या अंबाला, ये दो पिलर लाए गए थे, यही बताया हुआ है। ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। दो पिलर फिरोज शाह तुगलक के समय में लाए गए थे, ये जानकारी मिलती है, करेक्ट। पहला प्रयास इसी को डिकोड करने का किया गया था, सफल नहीं रहा। तो टू भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें रॉन्ग वाला बताना है। टू भी नहीं हो सकता, तो फिर ये भी गया, ये भी गया। सिर्फ एक ही बच रहा है, 4 नंबर। थर्ड वाला क्या कह रहा है? ये भी इंस्टेंसेस मिलते हैं कि अशोकन पिलर या उनके पार्ट्स को शिवलिंग के तौर पे पूजा जाता था। ये भी एविडेंस मिले हैं कि अशोकन पिलर या उनके फ्रेगमेंट्स को शिवलिंग के तौर पे पूजा की जाती थी। ये पॉइंट मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया हुआ आपको। ये मैंने हिस्ट्री में अशोकन पिलर वगैरह बताया है, फिरोज शाह तुगलक कौन से पिलर लाए गए थे वो पहला दूसरा बताया है। शिवलिंग की तरह इनकी पूजा की जाती थी, ये मेरा पॉइंट बताया हुआ नहीं है आपको। ठीक, पहला दूसरा, पर उससे ही आपका आंसर बन गया। पहले दूसरे की जानकारी से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। चौथा स्टेटमेंट और आपको समझ आ जाएगा क्यों 4 नंबर आंसर होना चाहिए। अशोकन पिलर बना था गोल्ड, आयरन और ब्रॉन्ज का। मैंने इमेज दिखाई थी आपको, मैंने आपको इमेज दिखाया था। गुप्त एम्पायर जब बाद में आया है, आयरन पिलर वगैरह वहां ज्यादा यूज हुआ। अशोकन इंस्क्रिप्शन की जो पिलर बने हैं वो सैंडस्टोन यूज हुआ है इसमें। इसकी इमेज वगैरह दिखाई थी मैंने आपको। सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। ये जो गोल्ड लिख रखा है, यहीं से पकड़ में आ गया कि 4 नंबर आंसर नहीं है। अशोकन पिलर गोल्ड का नहीं बना हुआ था, ये सैंडस्टोन का बना हुआ था। बलुआ मिट्टी होती है जो, अरे सैंड, बालू मिट्टी, उसका बना हुआ था। तो ये होगा 4 ओनली। उससे भी पकड़ में आ गया क्वेश्चन। ठीक क्वेश्चन दिए हैं। यही खासियत है यूपीएससी की। भले पेपर सीआईएसएफ का है, पर क्वेश्चन सीडीएस और सिविल्स लेवल के भी कुछ कुछ डाले हैं बीच में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, स्क्रीन बता दीजिएगा, ब्लड तो नहीं आ रहा कि ज्यादा जूम कर रखा हो। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में क्या बात सही है? सरकार की योजना है कुछ समय पहले की। इट क्रिएट एन enabling atmosphere in the higher education institution and ensure capacity building at all level of employment। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नाम में लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए है। तो ये एक एटमॉस्फेयर तैयार करने का प्रयास है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरह से की जाए एट ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट इंश्योर रिफॉर्म्स इन द एफिलिएशन, एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म किए जाएं। दोनों बातें सही हैं। ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दोनों पॉइंट सही हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, लोगों को बेहतर बनाया जाए, और सिस्टम को भी इंप्रूव किया जाए। एफिलिएशन, एकेडमिक और एग्जामिनेशन कराने सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाए। दोनों बातें सही है। कुछ ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाए थे ज्योग्राफी में, इसमें से देखो
हमें बताना है इनकरेक्ट वाला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ये नॉट वाला जो लिखा होता है ना, कई बार जल्दबाजी में टिक कर देते हैं गलत। नॉट जहां लिखा है उसको ठीक से पकड़ना है कि नॉट कहां लिखा है। तो ये कह रहा है इनकरेक्ट बताओ मैचिंग में, इसका मतलब बाकी जानकारी हमें दे रहा है कि बाकी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी जानबूझ के ज्यादा पूछता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि इनकरेक्ट वाला पकड़ लोगे तो बाकी 3 ऑप्शन तुम्हें जानकारी भी दे रहे हैं कि ये सही है आंसर, कौन कहाँ है ये भी पता लग रहा है। इन्फॉर्मेटिव पेपर ज्यादा होता है यूपीएससी का। तो क्या इसमें सही मैचिंग नहीं है बताओ, पहले आप आंसर करें। आ रहा है क्वेश्चन समझ? कौन सा ग्लेशियर कहां पर है, जो गलत है वो पकड़ना है। नुब्रा वैली, अब ये जम्मू कश्मीर नहीं, अब ये लद्दाख एरिया पड़ता है। जम्मू कश्मीर स्प्लिट हो गया ना 2 यूटी में, तो नुब्रा वैली अब अगर देखें तो लद्दाख में पड़ता है ये, अब ये लद्दाख का एरिया है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। भागा, चंद्रभागा स्ट्रीम सुना भी है आपने, चंद्रभागा स्ट्रीम चिनाब रिवर में बताया था ना, चंद्रभागा स्ट्रीम, चंद्रभागा 2 स्ट्रीम है, लाहौल स्पीति एरिया हिमाचल, वहां से निकलती चिनाब बताया था। तो भागा वैली ग्लेशियर हिमाचल, चंद्रभागा स्ट्रीम हिमाचल में है, भागा वर्ड से पता लग रहा है ये। जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम में है, जेमू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम, ये इनकरेक्ट है, अरुणाचल नहीं है ये। जेमू ग्लेशियर अरुणाचल में नहीं है, सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर इज इन सिक्किम। एक सवाल ये देखो, इसमें से भी बताना है क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट। जोहानस केपलर ने प्रूव किया था कि जो भी प्लैनेट हैं वो सन के किनारे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और सन फोकस पर है। पढ़ाया था मैंने ये फिजिक्स केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़ाया था मैंने। जोहानस केपलर ने प्रूव किया था प्लैनेट सन के किनारे एलिप्टिकल पार्ट में घूम रहे हैं और सन जो है फोकस पर स्थित है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला सफल प्रयास टू स्टैब्लिश द साइज ऑफ द अर्थ, अर्थ के साइज को पहली बार सही बता पाया, अंदाजा जो दे पाया इरेटोस्थेनस। पहला सफल प्रयास अर्थ के साइज को जो एस्टिमेट कर पाया था इरेटोस्थेनस। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट, पहला ग्रीक पर्सन जिसने बताया कि सन सेंटर पे है, ये आइजैक न्यूटन ने बताया था कि प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, सन सेंटर पे है। उससे पहले तो माना जाता था कि सन चक्कर लगा रहा है अर्थ का, उससे पहले माना जाता था कि सन जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। क्या न्यूटन ने सबसे पहले बताया था ये? क्या सबसे पहले जानकारी न्यूटन ने दी थी? उससे पहले भी जानकारी हो चुकी थी, कोपरनिकस बताया था मैंने, फांसी की सजा हो गई थी, चर्च के खिलाफ चला गया था वो, धर्म का विरोध माना गया उस बात को, और न्यूटन डिप्लोमेटिक आंसर करके बच गया था। ठीक है, तो उससे पहले भी कोपरनिकस एक अरेस्टो स्टेटस करके भी एक पर्सन था, उसने बताया था पहले। तो आइजैक न्यूटन पहला व्यक्ति था, ये गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग। ये कहानी बताई भी थी मैंने आपको, आइजैक न्यूटन पहला व्यक्ति है, गलत। ये कहानी सुनाई थी मैंने कि पहले चर्च मानता था कि सन अर्थ के चक्कर लगाता है, कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ चक्कर लगाती है सन के। न्यूटन ने भी उस बात को जस्टिफाई किया, पर कोपरनिकस ने सीधे कह दिया तो उसको धर्म का विरोध माना गया। न्यूटन ने डिप्लोमेटिक तरीके से बात रखी थी। तो नॉट करेक्ट वाला आंसर होगा सी, पहला ग्रीक व्यक्ति। और न्यूटन ग्रीक था, ये भी देखना पड़ेगा, न्यूटन ग्रीक था कि नहीं था ये भी देखना पड़ेगा। द फर्स्ट ग्रीक टू प्रोफेस ए सन सेंटर्ड और हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स वाज सर आइजैक न्यूटन, पहला ग्रीक। क्या न्यूटन ग्रीक था? ये भी चेक करो। ठीक है, अगला सवाल। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक से नहीं बनाया है, इसको लिखना था पहला साइंटिस्ट जिसने ये कहा, ग्रीक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था पहला साइंटिस्ट जिसने ये बताया हो, तब स्टेटमेंट सही बनता। ये पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट दिया है इसने, मतलब गलती है स्टेटमेंट में। फर्स्ट ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक की बजाय पहला साइंटिस्ट लिख देता तो क्लियर हो जाती बात।
इसमें से कौन सी चीज क्या चीज के लिए फेमस है? कौन सी चीज किस चीज के लिए फेमस है? कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ, क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ यूपी। कानपुर कॉटन के लिए, सुआलकुची सिल्क के लिए, खेतरी माइंस कॉपर के लिए, तो वैसे ही बन गया। डी नंबर को तीन से जोड़ दो ना चाहिए, योग तो 21, 21 43। मलबेरी प्लांट से इसमें से कौन जुड़ा हुआ है? कौन से शब्द इसमें से मलबेरी प्लांट से जुड़े हुए हैं? कौन सा इसमें से जो वर्ड है वो मलबेरी से जुड़ा हुआ है? मलबेरी मतलब शहतूत। आइजैक न्यूटन में उसके नीचे कंट्री लिख लो, ब्रिटिश, ब्रिटिश था वो, इंग्लैंड का। आइजैक न्यूटन ग्रीक नहीं था, ब्रिटिश था। ब्रिटिश था, इंग्लैंड का था, पैदा इंग्लैंड में हुआ था। मलबेरी प्लांट, सिल्क जो है मलबेरी पे ही बनता है। और सिल्क जो हम बताए थे, सिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, कोकून भी तो उसी की स्टेज है। कोकून भी उसी की स्टेज है। पश्मीना बकरी से मिलता है, पश्मीना हो नहीं सकता। आंसर होगा 1 और 2। पश्मीना चांगथांग गोट से मिलती है ऊन, तो वो होगा नहीं, 1 और 2 आंसर होगा। मलबेरी से जुड़ा है 1 और 2। इसमें से कौन एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है? कौन सा प्रोडक्ट एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ा है? कौन इसमें से एग्रीकल्चर बेस्ड है? एग्रीकल्चर बेस्ड कॉटन की भी खेती की जाती है, सिल्क की भी खेती की जाती है। पॉलीफाइबर या पॉलिएस्टर ये तो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ये एग्रो बेस्ड नहीं है, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। सिल्क और कॉटन इसकी तो खेती होती है, 1 और 2 सही है। पॉलीफाइबर या पॉलिएस्टर इंडस्ट्री में आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, 1 और 2 आंसर होगा इसका। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ा है 1 और 2। सिल्क और कॉटन दोनों की खेती होती है, एग्रो सेक्टर में माना जाता है। इनमें से कहां कहां शिप बिल्डिंग होती है? शिप बिल्डिंग, त्रिएस्ते इटली, एंटवर्प बेल्जियम, हैम्बर्ग जर्मनी। एंटवर्प भी फेमस है शिप बिल्डिंग के लिए, त्रिएस्ते फेमस है। मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। ये हैम्बर्ग, 1 2 4, 1 2 4। एंटवर्प, त्रिएस्ते, हैम्बर्ग। एंटवर्प कंट्री लिख लो, ये बेल्जियम में है, ये इटली में है, मिन्स्क बेलारूस में है, हैम्बर्ग जर्मनी। तो शिप बिल्डिंग इसमें से कहां कहां की जाती है? 1 2 4। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको बोला जाता है? पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में। कंट्री ऑफ विंड्स किसको कहते हैं? लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? ये सब बता रखे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको बोला जाता है? बोलो आंसर। कंट्री ऑफ विंड्स किसको कहते हैं, यही बता दो। दोनों क्वेश्चन बताइए।
लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये कहते हैं फिनलैंड को, और कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं डेनमार्क को। कंट्री ऑफ विंड्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, कंट्री ऑफ विंड्स डेनमार्क। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट कॉपी की लाइन है, लाइफ साइंस में ही पढ़ाया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, जीके में ही पढ़ चुके हो। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो रूट होता है, स्टेम होता है, क्या होता है ये प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? पोटैटो, पोटैटो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, पोटैटो होता है मॉडिफाइड स्टेम, और इस मॉडिफिकेशन का नाम होता है ट्यूबर। ट्यूबर टाइप की मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की पोटैटो। पोटैटो इंडिया में कौन लाया था? पोर्चुगीज लाए थे। इंडिया में पोर्चुगीज लाए थे पोटैटो भी, टोमेटो भी। टोमेटो क्या है? फ्रूट है, टोमेटो एक फ्रूट कैटेगरी में आता है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है, शिमला। किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम कंसेप्ट में आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा में कौन आएगा? आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम कंसेप्ट दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम बताए थे आर.एच. विटेकर ने। मोनेरा किंगडम में इसमें से कौन आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोनेरा किंगडम में कौन है? इसमें मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट का एग्जांपल बैक्टीरिया, यहां भी लिखा है बैक्टीरिया, यहां भी लिखा है बैक्टीरिया। मोनेरा में आएगा प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया दोनों में लिखा है, आंसर इज बी। क्लासिफिकेशन करते समय जो ये नेमिंग की जाती है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, जैसे कई सारी स्पीसीज के नाम आप लिखते हो, 2 वर्ड लिखे होते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल बोला कारकुमा लौंगा, 2 शब्द, तो कई सारे आप जो नाम लिखते हो एनिमल किंगडम वगैरह में भी, ये प्लांट में, तो 2 वर्ड लिखते हो, उसके आगे 1 वर्ड लिखते हो, उसके पीछे दूसरा वर्ड, तो 2 शब्द जो लिखे रहते हैं। जैसे बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, एक नाम बताया था वॉर्म में, बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी वाला, तो 2 शब्द जो लिखे होते हैं बताते क्या है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो 2 लेटर लिखे होते हैं, ये जनरली लैटिन में होता है, और लिखने की स्टाइल इटैलिक्स में होती है। जो उसका लिखने का तरीका होता है इटैलिक स्टाइल में लिखा होता है। तो जो नेमिंग ये की जाती है 2 वर्ड वाली, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो किया जाता है, ये लैटिन भाषा का शब्द होते हैं और इटैलिक स्टाइल में लिखे जाते हैं। लिखने का स्टाइल उनको जनरल ऐसे नहीं लिखते हैं, वो इटैलिक्स फॉन्ट जो होता है उसमें लिखा जाता है। पहला वर्ड उसके जीनस को बताता है और दूसरा वर्ड उसकी प्रजाति को बताता है। वो जो 2 वर्ड लिखे रहते हैं, पहला वर्ड बताता है उसके जीनस को और दूसरा वर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उसकी स्पीसीज को बताता है। जैसे बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी लिखा तो आगे वाला वर्ड जीनस को बताएगा, बाद वाला स्पीसीज को बताएगा। इस तरह से कई सारे जो नाम आप सुनते हो, आगे जो वर्ड लिखा है उसका जीनस, पीछे वाला वर्ड उसकी स्पीसीज, 2 लेटर के जो नाम लिखे जाते हैं। जैसे एडिस इजिप्टी आपने वर्ड यूज किया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एडिस इजिप्टी जैसा आपने बोला, 2 लेटर का है वो भी। डायलिसिस, अगर किसी किडनी फेल हो जाए तो उसमें डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस करने के लिए जो फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है वो किसके आइसोमेट्रिक होना चाहिए? ब्लड के, क्योंकि अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो आर्टिफिशियल किडनी लगा के डायलिसिस की जाती है ब्लड से वेस्ट को हटाने के लिए। तो जो फ्लूइड उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो इसके आइसोमेट्रिक होना चाहिए, ब्लड के। ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए ही आर्टिफिशियल किडनी की मदद से डायलिसिस किया जाता है। जो फ्लूइड होगा वो किसके आइसोमेट्रिक होगा? ब्लड के। यंग चिल्ड्रन जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाए, उसको क्या चीज एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आएगी? सीधे कॉपी की लाइन। विटामिन डी अगर बॉडी में कम हो जाए तो कौन सा मिनरल रिटेन रखने में प्रॉब्लम आ जाएगी? विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा मिनरल रिटेन करने में प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल सही, हड्डियां और दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। तो विटामिन डी का काम ही यही है, कैल्शियम फॉस्फोरस को बोन्स में रिटेन रखना। अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो ये जो है बॉडी से निकलने लग जाएंगे, रिटेन नहीं रह पाएंगे, इसकी कमी हो जाएगी।
विटामिन डी इनको बांधे रखेगा, इनको बोन्स में रिटेन रखेगा। तो हड्डियां और दांत बने होते कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन डी अगर कम हो जाएगा तो कैल्शियम फॉस्फोरस रिटेन नहीं रह पाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं रह पाएगा, निकलने लगेगा, इसके एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आने लगेगी, तो इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। विटामिन डी की कमी से और बताया था, बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्टोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में ऑस्टोमलेशिया की प्रॉब्लम। कलर ब्लाइंडनेस में कौन से कलर को पहचानने में दिक्कत आती है? क्या सारे ही कलर को पहचानने में दिक्कत आती है? क्या कलर ब्लाइंड व्यक्ति सारे ही कलर को नहीं देख पाता ठीक से? किस कलर को पहचानने में उसको परेशानी होती है? फोटो परसेप्शन जो होता है, देखना कलर को, किस कलर को पहचानने में दिक्कत होगी? बताया, सीधा क्लास का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइफ साइंस का। कलर ब्लाइंड व्यक्ति को किस कलर को पहचानने में दिक्कत होगी? ग्रीन और रेड को ही, सिर्फ ग्रीन और रेड, इन दो ही कलर को पहचानने में परेशानी होगी। ए, ये तो भाई आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बताएं जरा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, फोर्सेस वगैरह का। मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, किसका है ये देखो। क्या स्टेटमेंट सही है? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या बात सही है? कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? बोर्ड धुंधला तो नहीं दिख रहा है ना? बता देना कोई परेशानी हो तो। पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन ठीक से? बोलो भाई, सिंपल साइंस का क्वेश्चन है ये तो। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नो फोर्सेस आर एक्टिंग, ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस में बी एक्टिंग, द लॉ ऑफ मोमेंट मस्ट अप्लाई। क्या सही क्या गलत, हमें करेक्ट वाला बताना है। अच्छा, कोई फोर्स नहीं लग रही है कि कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है? कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर नो नेट फोर्स होना चाहिए था या नो फोर्स होना चाहिए था? तो पहला तो गलत है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, तो फोर्स तो लग रही है। नेट फोर्स मान लो नहीं लग रही, इक्विलिब्रियम अगर है तो नो फोर्सेज आर एक्टिंग, ये गलत है। नेट फोर्स की बात करता तो हम उस पर ध्यान लगाते। नेट फोर्स जीरो लग रहा है, उस पर हम दिमाग लगाते। कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा, ये तो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता। तो देखो इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। हमें करेक्ट बताना है, पहला आंसर हो नहीं सकता, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ए नंबर ऑफ पैरेलल फोर्स में बी एक्टिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल फोर्स में बी एक्टिंग, ये बात सही है। तो सेकंड वाला सिर्फ होने से बात नहीं बनेगी, लॉ ऑफ मोमेंट अप्लाई या नहीं। थर्ड वाला आंसर आप बताएं, लॉ ऑफ मोमेंट अप्लाई करेगा या नहीं? लॉ ऑफ मोमेंट मस्ट अप्लाई, ये बात सही है गलत है? करेक्ट है ये भी। लॉ ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा, ये बात भी सही है। पहला नहीं होगा, 2 और 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बता दें, मैकेनिक्स के जानकार लोग, कहीं कोई डाउट हो कुछ और होगा तो बताओ। मुझे तो जहां तक याद है यही 2 और 3 होना चाहिए। कोई यहां से डिफर कर रहा है किसी का? कोई डिफर कर रहा हो, कहीं को डिस्कशन करना हो तो बताओ। अगला सवाल है, ये भी आपका क्वेश्चन आ गया, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन डिटरमाइन करना। ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भाई, बताओ आप। टेक्निकल वगैरह में ये सब चर्चा आती होगी आपका। इंड्यूस करंट के डायरेक्शन, अब देखो जीएस के पेपर में कुछ क्वेश्चन आपके ये सब भी हैं। इंड्यूस करंट के डायरेक्शन, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे कि राइट हैंड रूल लगाओगे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए कौन सा रूल लगता है, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? बिंदु ने बताया राइट हैंड रूल, करिश्मा ने बताया राइट हैंड रूल। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किससे निकलेगी? बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करेक्ट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब कुछ लोग नॉन टेक बैकग्राउंड के होंगे, मान लो साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जहां तक मुझे याद है ऐसा होता था कि एक बॉडी है हॉट और एक बॉडी है कोल्ड, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी। कोई मटेरियल है मान लो गर्म है, एक ठंडा है, इन दोनों को कांटेक्ट में जब लाओगे, इनका जब कांटेक्ट होगा तो ये वाला अपनी हीट लूज करेगा, ये वाला हीट गेन करेगा, जब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। यही होता था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो एक है हॉट बॉडी, एक कोल्ड बॉडी, दोनों को कांटेक्ट में लाए, ये अपनी हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगा, जब तक कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम ना बन जाए, जब तक कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम ना बन जाए। ये होता था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब जरा देखो क्या होना चाहिए आंसर। जो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं वो समझ गए। कभी भी आप गर्म और ठंडी चीज को कांटेक्ट में लाओगे, संपर्क में लाओगे, तो गर्म वाली चीज हीट लूज करेगी, ठंडी वाली चीज हीट गेन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बिल्कुल गर्म चीज है और आप उसको पानी में रख देते हो ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर में आप देखोगे गर्म चीज का टेम्परेचर डाउन हो रहा है और ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब एक बॉडी हीट लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखें पूछ क्या रहा है, ये हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये हमेशा वैलिड होगा, ये तो बात गलत है। हर सिचुएशन में वैलिड कैसे हो जाएगा? इट इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये भी नहीं। एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, ये हमेशा वैलिड होगा, गलत। ये वैलिड होगा टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, ये भी गलत। सी और डी, टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ, एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। अब सी और डी में दिमाग लगाएं। इट इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी जो हम बात कर रहे हैं, सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। ये वैलिड होगा जब स्टेट चेंज ना हो रही हो, ये बात सही है। ये एप्लीकेबल होगा जब स्टेट में बदलाव ना हो रहा हो, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात की, ये वैलिड तब है जब स्टेट नहीं बदल रही है। स्टेट मतलब क्या? सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट में चेंज नहीं हो रहा हो जब, तब ये बात करेंगे। केल्विन स्केल, सिंपल क्वेश्चन है। केल्विन स्केल के बारे में करेक्ट बात बताइए। कभी 0 केल्विन के नीचे का टेम्परेचर सुना है आपने? कभी सुना है -273 केल्विन, -60 केल्विन? कभी नहीं सुना। तो केल्विन स्केल निगेटिव तो कभी होता नहीं। केल्विन स्केल, कल मैंने स्केल बताया भी था आपको, कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे कभी निगेटिव नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, निगेटिव नहीं। तो केल्विन स्केल कभी निगेटिव होता नहीं। इट कैन बी निगेटिव, गलत। इट कैन आइदर बी निगेटिव पॉजिटिव, गलत। इट कैन नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होता, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। इट कैन बी अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी, कैन बी बोल रहा है, ऑलवेज नहीं बोल रहा। तो पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी होता है, 0 या उससे ऊपर की वैल्यू आएगी, 3 और 4। केल्विन स्केल 3 और 4 होगा, 0 के नीचे नहीं हो सकता, माइनस नहीं होता, 0 या उससे ऊपर रहेगा, 3 और 4 आंसर है। अगला सवाल, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम निकालें किसी पॉइंट पर और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम निकालें सेम पॉइंट पर। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी पॉइंट पे सम और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सम बराबर आ रहा हो तो। ये कौन सा लॉ है? अच्छा, एक सवाल और, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हम किसके कन्वर्जन की बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो मैंने बताया, जरा ये भी बता दीजिए, इसमें हम किसका कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं? हॉट बॉडी टेम्परेचर लूज कर रही है, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर गेन कर रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम जब तक ना आ जाए। तो यहाँ पे किसके कंजर्वेशन की बात है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉजिक है यहाँ। अगर ये भी पूछ ले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी नोट कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी पॉइंट पर इक्वल हो जाए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के उसी पॉइंट पर, तो लॉ ऑफ मोमेंट्स बता रहा है, ये लॉ ऑफ मोमेंट्स की तो बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन है? कुछ पूछा ही नहीं है, तो जो पूछ रहा है वही आंसर है।
जबरदस्ती क्वेश्चन बना रखा है। कोई एसिड सॉल्यूशन हमने लिया जिसका पीएच 3 है, एन एसिड सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 3 है, और उसको वाटर डाल डाल के डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो वाटर डाल डाल के अगर डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो हम उसके पीएच को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि और घटा रहे हैं। कोई एसिड जिसका पीएच वैल्यू 3 है, 7 होता है न्यूट्रल, और 7 के नीचे मतलब एसिडिक, 7 के ऊपर मतलब एल्कलाइन या बेसिक। 7 का मतलब है न्यूट्रल, डिस्टिल्ड वाटर का होता है 7, प्योर वाटर का 7 होता है पीएच। 7 के नीचे है तो एसिडिक है, 7 के ऊपर है तो एल्कलाइन या बेसिक कहेंगे उसको। तो किसी एसिडिक सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाओगे, उसको डाइल्यूट करते जाओगे। जैसे मैं तुमसे कहूं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें वाटर मिलाते गए, डाइल्यूट करते गए उसको, या HCl है, तो डाइल्यूट करते जाओगे, तो डाइल्यूट करते करते हम क्या कर रहे हैं, उसके पीएच को और घटा रहे हैं और एसिडिक की तरफ ले जा रहे हैं या बेसिक की तरफ ले जा रहे हैं। हम उसके पीएच को बढ़ा रहे हैं, पानी डाल डाल के उसके पीएच को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर मिलाते जाओगे, डाइल्यूट करते जाओगे, क्या वो 0 तक पहुंच जाएगा? नहीं, न्यूट्रल होता है 7 नंबर, पीएच 7 न्यूट्रल होता है, 7 रेफरेंस पॉइंट है, 7 के नीचे एसिडिक, तो जितना नीचे जाओगे उतना एसिडिक हो जाएगा। 3 पहले ही इसका पीएच है, और वाटर मिलाते जाएंगे तो क्या और डाउन होगा? नहीं, 0 नहीं होगा, ये 14 तक पहुंच जाएगा। बकवास बात, 7 तक हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सही है। अनचेंज रहेगा ये भी नहीं, वाटर मिलाओगे तो चेंज तो करेगा ही पीएच, वाटर मिलाओगे तो पीएच चेंज करेगा। तो उसको हम बढ़ा रहे हैं, 7 की तरफ ले जा रहे हैं। कौन सी गैस इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? एनवायरनमेंट में लाइन टू लाइन सीधा सीधा क्वेश्चन है, और 1000 बार समझा रखा है कि क्या आंसर होगा। एक एक गैस के बारे में चर्चा कर रखी है, कौन सी गैस कहां से रिलीज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या उसका रोल है, सब बताया हुआ है। तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? थोड़ी चालाकी की है इसने क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर, पर वो नेचर में अपने आप बन रही है, आप कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे वाटर वेपर को। पर क्या वो ग्रीन हाउस गैस है? यस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन कहते हैं, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, केवल नाइट्रोजन नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे होता तो वो एक ग्रीन हाउस गैस है, सिर्फ नाइट्रोजन है तो नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो 78% एटमॉस्फेयर में पहले से है। नाइट्रोजन तो 78% एटमॉस्फेयर में पहले से ही है, ऑक्सीजन 21% है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस होती तो टेम्परेचर रहने लायक होता ही नहीं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, अगर ये दोनों ग्रीन हाउस गैस होती तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहने लायक होता ही नहीं। 99% तो ये दोनों मिलाकर ही है, तो ये नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक, कौन इसमें इको फ्रेंडली सॉल्वेंट है? इको फ्रेंडली, वाटर से अच्छा आपको कोई दिख रहा है ऑप्शन? इको फ्रेंडली सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर से बढ़िया कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? बाकी सब केमिकल दिख रहे हैं आपको दुनिया भर के, पर ये वाटर जो है वो तो इको फ्रेंडली है ही। इको फ्रेंडली सॉल्वेंट वाटर, वाटर में कई सारे केमिकल डालते रहते हो आप, इको फ्रेंडली तो है वाटर। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सब पढ़ा रखा है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। कार्बन के एलोट्रॉप 4 होते हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन 4 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेम क्वेश्चन बताया है, दोनों का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है। ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ डायमंड है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी काफी क्वेश्चन है साफ साफ कि हर पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप 90% क्वेश्चन कर लो। कुछ ज्यादा आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ टफ होंगे। समझदारी ये है कि इतना जीएस हमने पढ़ रखा है, पेपर के हिसाब से हम ये समझ जाएं क्या करना है और क्या नहीं।
50% तक जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस हो उसको अटेम्प्ट कर, कॉन्फिडेंस आ रहा हो, 50-50% चांस से बेहतर है ना करें उसको। ठीक, तो जो कॉन्फिडेंस है वही करें। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जरूर देगा जो आपने कभी सुने भी ना हो, और आपने, मैं भी पेपर दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैंने भी नहीं सुने होंगे। तो 100% पेपर के पीछे नहीं भागा जाता, ना उनके पीछे की किताब पढ़नी है। ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे बन जाएं, भाई पेपर भी लगा रहे हो, थ्योरी भी पढ़ चुके, अब इतना पढ़ने से भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेंगे तो बेहतर है ना, इससे बाहर कुछ आ रहा है तो ना करें। तुक्का लगा के नेगेटिव क्यों लाएं? क्योंकि नेगेटिव ही सबसे खतरनाक चीज है कंपटीशन जो बाहर करता है। जितने नंबर प्लस में आए, नेगेटिव ज्यादा बढ़ा दोगे तो उतनी मेहनत बेकार गई, नेगेटिव के चक्कर में बाहर हो गए। नेगेटिव अवॉइड करना है, ज्यादा क्वेश्चन तुक्के मत लगाना। और तुक्के लगाने में भी 2 थॉट दिमाग में आते हैं। 80% जब श्योरिटी होगी किसी क्वेश्चन में, 2 थॉट आएंगे। पहला थॉट आएगा ए आंसर होगा, फिर सोचेंगे नहीं नहीं सी हो सकता है, और फिर सी वाले को बार बार रिपीट करेंगे, लग रहा है सी होगा सी होगा। तुक्का लगाना भी है, 80% कॉन्फिडेंस अगर है तो जो पहला थॉट दिमाग में है उसी को टिक करना। सेकंड थॉट मैक्सिमम टाइम गलत निकलेगा, क्योंकि पहला थॉट वो हुआ है, कर रहे नहीं, पहला नहीं होगा, दूसरे थॉट पे जा रहे हैं। फिर एग्जाम के बाद घर आएंगे, सर पीट लेंगे, अरे यार पहला वाला दिमाग में आया था। और निगेटिव ज्यादा नहीं करना, क्वेश्चन में ये भी पता लगा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गए। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में कौन है इसमें से? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे +2 +3 +7, इसमें से कौन +7 में भी पाया जाएगा? किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो सकती है? ये मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, मैंगनीज। ये सब फिर आपका एप्टी है, डिवीजन वगैरह का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये है जीएस यहां से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन एक फाउंडर मेंबर नहीं है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन एक फाउंडर मेंबर नहीं है? शंघाई कोऑपरेशन पढ़ा रखा है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कहाँ मीटिंग हुई, इंडिया पाकिस्तान शामिल हो गए, लेटेस्ट मेंबर ईरान भी शंघाई कोऑपरेशन में जुड़ गया है। ये कह रहा है फाउंडर मेंबर कौन नहीं है? इंडिया पाकिस्तान भी फाउंडर मेंबर नहीं है, इसमें अफगानिस्तान फाउंडर मेंबर, अफगानिस्तान नहीं है। फाउंडर मेंबर अफगानिस्तान नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन जीके करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। अफगानिस्तान फाउंडर मेंबर नहीं है। अभी लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है? ईरान। इंडिया पाकिस्तान भी फाउंडर मेंबर नहीं है। सबसे पहले जब ये बना था इसका नाम शंघाई 5 हुआ करता था, पढ़ा चुका हूं सारी बात। कौन सी संस्था है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर वेपन्स को कमांड, कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए? कौन सी संस्था है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कमांड, कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदारी है जिसकी, और उसका हेड कौन होता है ये भी बताओ। कौन सी संस्था को ये जिम्मेदारी है भारत में? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, बताया हुआ ये भी। हेड होते हैं पीएम। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हेड होते हैं पीएम। तो न्यूक्लियर वेपन संबंधित कमांड, कंट्रोल, ऑपरेट करना इसके अंतर्गत आता है, इसकी जिम्मेदारी है। पीएम इसके हेड होते हैं। डीपीएसपी के बारे में सही नहीं है। डीपीएसपी देखो, ज्यादातर पेपरों में फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पीछे जितने भी पेपर हम लगा रहे हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, 3 एरिया ऐसे हैं जहां से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो डीपीएसपी के बारे में नॉट करेक्ट बताना है हमें, पहले ध्यान से पढ़ो तब बताओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो तब बताओ। डीपीएसपी के बारे में इनकरेक्ट बताना है हमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डीपीएसपी के बारे में क्या ये बात सही है, लीगलिटी वाला पॉइंट, कि डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कोर्ट में चले जाएंगे क्या?
डीपीएसपी सजेशंस थे संविधान बनाने वालों के, पर इसका लीगल स्टेटस ऐसा नहीं है कि अगर इसको नहीं मानेंगे तो कोई जेल में चला जाएगा। ये कह रहा है ना कि सैंक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज लीगल। लीगल मतलब अगर नहीं फॉलो होगा तो कोर्ट में चले जाएंगे, गलत। डीप फंडामेंटल राइट के केस में लीगल स्टेटस की बात आती है, डीपीएसपी में नहीं। ये तो सजेशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया कि हमारी ऐसी सलाह है कि फ्यूचर में अगर हमारा सजेशन चाहिए कि क्या होना चाहिए पॉलिसी बनाते समय, तो ऐसे हमारे सजेशन है, इनको माना जा सकता है। पर अगर कोई सजेशन नहीं मानेगा, दिशा निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब यही है कि हमारे सजेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिशा निर्देश देना। और अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो लीगल स्टेटस नहीं, यहाँ पर कोर्ट में नहीं चले जाएंगे इसके लिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट लीगल होना चाहिए था तब सही होता, बट ये इनकरेक्ट पूछा है तो सी इनकरेक्ट है। नॉट लीगल लिखा होता तो ये बात सही हो जाती। और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी कहते हैं इनको, ये बात सही है, सोशियो इकोनॉमिक राइट कहा जाता है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल केवल पार्ट 4 तक ही सीमित है? पार्ट 4 के आउटसाइड भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखवाए थे, वो भी डीपीएसपी का पार्ट है। क्या सारे डीपीएसपी पार्ट 4 में ही हैं? 2-3 आर्टिकल मैंने पार्ट 4 के बाहर के भी लिखाए थे, आपको बताया भी था कि आउटसाइड पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से हैं। पर लीगल वाला एंगल तो अच्छी तरह समझाया हुआ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट लीगल वाली बात आएगी डीपीएसपी में नहीं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सीधा सीधा क्वेश्चन है जीके का, जीके करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब पॉइंट यही है कि जीके करंट अफेयर एक बड़ा सब्जेक्ट है, कितने लोग पढ़ पाए उसको, और जो पढ़ पाए ध्यान कितना रहा। पढ़ाया तो मैंने बहुत डिटेल में जीके एंड करंट अफेयर, और अभी और उसमें करंट अफेयर ऐड होता जाएगा, उतने कंटेंट में भी और ऐड होगा। तो कितने लोगों ने पढ़ा और कितनों को याद रहा, वो कॉपी में मैक्सिमम सवाल आपको मिल जाएंगे। ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में पढ़ाया था। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में बनी थी, 47 मेंबर्स का ग्रुप है, और यहाँ पे जो मेंबर बनते हैं 3-3 साल के लिए बनते हैं। कुछ समय पहले इंडिया भी इलेक्ट हो गया था। जो मेंबर बनते हैं यहाँ 3-3 साल के लिए बनते हैं, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा हेडक्वार्टर 2006 में बना, 47 कंट्री मेंबर, और जो मेंबर बनता है 3-3 साल के लिए बनते हैं। अब ये पूछ क्या रहा है, ये देख लो। 2006 में बना, हमें बताना है करेक्ट वाला। 2006 करेक्ट, 47 मेंबर का ग्रुप है, करेक्ट। मेंबर 5 साल के लिए बनते हैं, इनकरेक्ट, 3 साल, 5 ईयर नहीं 3 ईयर के लिए। तो 1 और 2 होना है, 4 नहीं होना है। पहले देखें एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। 1 और 2 करेक्ट है और 4 होना नहीं है। तो 4 नहीं होना तो पहले इसको एलिमिनेट कर दो, 4 नहीं होना तो इसको एलिमिनेट कर दो। 1 और 2 पक्का होना है, तो 1 और 2 होना है, तो ये भी गया। अब या तो ये होगा या तो ये, इतने से बात नहीं बनेगी। थर्ड नंबर के बिना हम आंसर कर नहीं पाएंगे। जब तक थर्ड नंबर भी क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर नहीं बनेगा। थर्ड कह रहा है कि यूएसए इलेक्ट हुआ था यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में 2006 में। अब ये इतिहास का सवाल जो है चेक करना पड़ेगा आपको। यूएसए यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में 2006 में आ गया था कि नहीं, ये स्टेटमेंट आप चेक कर लेना, उस समय आ गया था कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। जहां तक मुझे ध्यान है ये बाद में इलेक्ट हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है यूएसए बाद में इलेक्ट हुआ था, इसमें पहले ही साल में नहीं। तो मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है कि पहले साल 2006 में जब बना अमेरिका, उस समय इसका मेंबर बना था कि नहीं। अभी तक जहां तक मुझे ध्यान है 1 और 2 होना चाहिए, थर्ड वाला स्टार लगा लो, ये चेक कर सकते हैं। अब ऐसे किसी भी संस्था में पहला मेंबर पूछेगा तो याद रखना आसान नहीं है, क्योंकि मेंबर बहुत सारे हैं। कौन मेंबर किस साल में ज्वाइन किया है वो याद रखना अपने आप में डिफिकल्ट काम है। मुझे जहां तक ध्यान है अमेरिका पहले साल में तो नहीं, 1 और 2 होना चाहिए, जहां तक मेरी याददाश्त है। थर्ड नंबर वाला चेक करना एक बार, 1% भी जहां मुझे लग रहा है कि चेक होना चाहिए वो मिला लेना। दिसंबर 2017 में इंडिया को फाइनेंसिंग मिली थी वर्ल्ड बैंक से, किस प्रोजेक्ट के लिए? कई प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को पैसा मिला हुआ है। 2017 उस समय करंट का क्वेश्चन है, संकल्प प्रोग्राम, पुराना क्वेश्चन है, संकल्प प्रोग्राम करंट का उस साल का क्वेश्चन है, 18 का पेपर है, 17 का क्वेश्चन है वो। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये किस संस्था का मोटो है? आसियान का। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक ध्यान है अलग अलग पेपरों में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, एक बार आया था मल्टीपल स्टेटमेंट में और एक बार सिंगल लाइनर आया था। आसियान का मोटो है ये।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप। डिटेल में चर्चा इस पे भी हो रखी है, ठीक है। आसियान से जुड़ी सारी चर्चा हम कर चुके हैं, काफी डिटेल में बताया था इसके बारे में। इसमें क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? इंडिया की पोजीशन, इंडिया के बारे में पूछ रहा है। इन संस्थाओं में इंडिया की क्या पोजीशन रही है? संघाई कोऑपरेशन में भारत फाउंडर मेंबर रहा है, पहला ही गलत, पहला स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, संघाई कोऑपरेशन में भारत फाउंडर मेंबर रहा है, भारत फाउंडर मेंबर नहीं रहा है। इंडिया पाकिस्तान 2017 के बाद ही तो ज्वाइन किए हैं, 2017 में ज्वाइन किए हैं। संघाई कोऑपरेशन तो पहले से है, तो फाउंडर मेंबर नहीं है, ये गलत है। और रॉन्ग वाला ही बताना है, नॉट वाला बताना है। कौन सा आर्टिकल संविधान में राष्ट्रपति का जो एड्रेस होता है, पार्लियामेंट जब गठित होती है, उसका पहला सेशन जब होता है, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं हाउस को, किस आर्टिकल में यह बताया गया है? पार्लियामेंट जब पहला सेशन होगा तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 87। डायरेक्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का संबोधन पार्लियामेंट को, आर्टिकल 87 में। पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट बॉडी की बात कर रहे हैं। कौन सा अमेंडमेंट संविधान में था जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन वगैरह होने चाहिए? लोकल गवर्नमेंट बॉडी मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा अमेंडमेंट था ये? लोकल गवर्नमेंट बॉडी आप पंचायती बता दो, पंचायती सिस्टम से याद कर लो, 73rd अमेंडमेंट था, पंचायती राज सिस्टम, 73rd अमेंडमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी? सीधा क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। लिखाया था ना कॉपी में, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। स्वर्ण सिंह कमेटी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, एक क्वेश्चन बहुत आता है इस पर, वो भी मुझे यही बताओ। 73rd अमेंडमेंट जो किया गया था, 73rd अमेंडमेंट जो था लोकल गवर्नमेंट बॉडी में पंचायत के लिए अमेंडमेंट करके इसको जोड़ दिया गया। 74th वाला मैंने बताया था, 74th अमेंडमेंट जो था वो था आपका म्यूनिसिपैलिटी के लिए। मेरा सवाल इस पे ये है, इसके लिए शेड्यूल कौन सा जोड़ा गया था? इनकी पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे? तो 73rd अमेंडमेंट पंचायत जोड़ दिया गया, 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटी जोड़ दिया गया। इनकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस ये सब जो होंगे, इनके लिए शेड्यूल कौन कौन से जोड़े गए थे ये मुझे बताओ। पंचायत कौन से शेड्यूल में? टोटल 12 शेड्यूल हैं। पंचायत कौन से शेड्यूल में है, और पंचायत कौन से शेड्यूल में है, और म्यूनिसिपैलिटी कौन से शेड्यूल में है? दोनों बताइए, ठीक से सोच के आंसर करिए। किस शेड्यूल में पंचायत के पावर, फंक्शन ये सब लिखे हुए हैं, और म्यूनिसिपैलिटी किस में लिखा है? मैं आर्टिकल नंबर नहीं पूछ रहा हूं योगेंद्र, पार्ट नहीं पूछ रहा हूं, शेड्यूल पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अमेंडमेंट करके पार्ट में जोड़ा गया था वो ठीक है, मैं पार्ट पूछ ही नहीं रहा हूं, आर्टिकल नहीं पूछ रहा हूं मैं शेड्यूल पूछ रहा हूं, लास्ट में कहां लिखा गया है। पूजा ने बताया 11 में पंचायत, बाकी लोग सो रहे हैं। 12 में म्यूनिसिपैलिटी। समस्या देखो यही है, टीचर ने पढ़ा दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सबको बराबर पढ़ाया, कोई बच्चा आंसर कर रहा है, सही बता रहा है, कई लोग चुपचाप सो रहे हैं। कॉपी उठाओगे ही नहीं, रिवाइज ही नहीं करोगे, टीचर क्या कर लेगा फिर यार? जो पढ़ाया वो रिवाइज तो करना पड़ेगा। मैं कितना भी जान लगा दूं, कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, नोट्स दे दूं, सब कुछ प्रोवाइड करूं,
कॉपी नहीं पलटेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे याद रहेगा? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें भाई, बताएं। कई दिन से कह रहे हो क्वेश्चन कराए जाए, क्वेश्चन कराए, पार्टिसिपेट तो करो। अरे सही गलत अटेम्प्ट तो करो यार, जो गलत होगा ठीक करा देंगे, उसमें क्या। वो ज्यादा आता है, शेड्यूल वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, अमेंडमेंट पूछता ही कौन से नंबर का है, शेड्यूल भी बहुत पूछता है। सिर्फ पूजा का ही आंसर है अभी तक। बाकी लोग भी बताएं, अगला सवाल देखते हैं तब तक। स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो कंसेप्ट है वो बोरो किया गया था कहां से? फंडामेंटल ड्यूटी वाला कहां से बोरो किया गया था? तो बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो फिर आंसर सुन ही लो। 11 में पंचायत, 12 म्यूनिसिपलिटी, पूजा का आंसर ठीक है। शेड्यूल नंबर 11 पंचायत, 12 नंबर म्यूनिसिपलिटी, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी कंसेप्ट लिया गया था रशिया से, यूएसएसआर था, यूएसएसआर से लिया गया था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। मैं बार बार कह रहा हूं, आरोहण पे जितना जीएस मैंने कराया है, एक बार अगर पूरा कंप्लीट कर लोगे, जिंदगी में जीएस को लेकर परेशान नहीं होगे। कभी भी पेपर दे रहे होगे तो पहले क्लास याद आएगी, आराम से टिक कर दोगे, पैड से टिक कर दोगे। पर सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। किसी एग्जाम में मान लो पॉलिटी ज्यादा आ जाएगा, किसी में हिस्ट्री ज्यादा आ जाएगा, सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे या रिवाइज ही नहीं करोगे तब दिक्कत है। एक बार अगर तुमने वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए और 1 से 2 बार रिवाइज कर लिए, जीएस तुमको किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं करने वाला, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। और टेक्निकल पेपर जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन बच्चों में नहीं रहता। नॉन टेक एक ऐसा एरिया जो ओपन एरिया है, सीजीएल का पेपर हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, नॉन टेक एक ऐसा ओपन एरिया है, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और टेक्निकल एग्जाम में तो खासकर, टेक्निकल पेपरों में तो टेक्निकल वाले बच्चे तैयार हैं टेक्निकल में, नॉन टेक में किसी को आइडिया नहीं। तो नॉन टेक वगैरह में तो ये जेई वगैरह के पेपरों में या एई के पेपर में टेक्निकल एग्जाम जो है, जीएस बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा आरोहण के स्टूडेंट को वहां पर बेनिफिट है कि औरों से कम काफी 5-10 नंबर मार्जिन ले जाओगे जीएस में। टेक्निकल में उतना मार्जिन नहीं मिल पाता, क्योंकि टेक्निकल में दिन रात बच्चे टेक्निकल पढ़ रहे हैं, वहां बहुत गैप नहीं रह पाता, पॉइंट्स में फाइट रहती है नंबर में। कौन सर्टिफाई करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? मनी बिल भी बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत बार पूछता है, यूपीएससी बहुत पूछता है मनी बिल। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा उसको अमेंड कर दे तो क्या होगा? क्या राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है मनी बिल? पहले बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा, कौन सर्टिफाई करेगा? यूपीएससी मल्टीपल स्टेटमेंट में ही पूछता है, और मनी बिल बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने, जितने केसेस बन सकते हैं। अगर मैं देखो, मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में ही आएगा, लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा उसको होल्ड नहीं कर सकता है, 14 डेज के अंदर राज्यसभा को पास करना है। क्या राज्यसभा उसमें कोई चेंजेस कर सकता है? नहीं, राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। राज्यसभा बहुत चाहे तो सजेशन दे सकता है, सजेशन दे सकता है, उस सजेशन को मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा मनी बिल पे सजेशन दे सकता है, राज्यसभा मनी बिल को पहले कभी नहीं लाएगा, लोकसभा ही लाएगा, राज्यसभा को भेजेगा, पढ़ो और पास करो। अगर कोई सजेशन राज्यसभा देना चाहे तो वो सजेशन कोई बाउंड नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, लोकसभा उसको माने या बिना माने ही उसको आगे बढ़ा देगा, और राष्ट्रपति भी मनी बिल को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मनी बिल है कि नहीं है, अगर कहीं दुविधा आ जाए, सर्टिफाई करने की बात आ जाए, तो किसको अधिकार है कि ये बिल मनी बिल के नियम को मान रहा है कि नहीं, या मनी बिल के जो फीचर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं? स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं। मान लो किसी बिल पे दुविधा होगी ये मनी बिल है कि नहीं, तो स्पीकर को अधिकार है, सर्टिफाई करेगा कि भाई मनी बिल के फीचर इसमें है कि नहीं, कि कोई फाइनेंस बिल है कि मनी बिल है, सर्टिफाई करना हो, स्पीकर सर्टिफाई, इसको अधिकार है। मैंडमस की रिट ऑफ मैंडमस, आर्टिकल 32, बोलिए रिट ऑफ मैंडमस के बारे में क्या बात सही है? मल्टीपल स्टेटमेंट है, 1 2 3 2 3 1 3, क्या सही होगा? पॉलिटी मैंने आपको इतना बेहतर तरीके से कोशिश की है कराने की, मतलब मेरी कोशिश यही थी कि पॉलिटी आपका यूपीएससी तक में बहुत पूछता है, प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं,
35-36 घंटे के आसपास पॉलिटी हमने किया था। कोशिश मेरी यही थी कि लगभग एग्जाम के क्वेश्चन आपके बन जाएं। सिविल्स को सिविल्स को दिमाग में रख के पढ़ाया तो नहीं था, पर मेरा पर्पस वही था कि उस लेवल तक के क्वेश्चन आपके बन जाएं, क्योंकि 50 घंटे 60 घंटे नहीं लेके चले, 36 घंटे के आसपास पॉलिटी कराया था। और कोई भी एग्जाम के पेपर आप देख रहे होंगे, सिविल प्रीलिम्स तक के भी देख रहे होंगे, पॉलिटी आपका काफी बन रहा होगा। बस पॉइंट ये है कि 35-36 घंटे की पॉलिटी ठीक से रिवाइज कर लिया हो आपने, और सीधे सीधे क्वेश्चन पॉलिटी में देखने को मिलेंगे। मैंडेमस लाइज अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। एक तो आपने सरसरी वाली रिट पढ़ी थी, प्रोहिबिशन पढ़ी थी कि जिसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे लागू करता है। यहां जो ये कोर्ट की बात कर रहे हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहे, यहां ये कह रहे हैं कि कोर्ट की जो जिम्मेदारी है जिस काम को करने की, कोर्ट भी अगर उस काम को नहीं कर रहा, क्या वो भी मैंडेमस के दायरे में आएगा? मैंडेमस की रिट मैंने आपको पढ़ाई थी, कोई पब्लिक ऑफिसर है और पब्लिक ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो अपने काम को कर नहीं रहा। कोई पब्लिक ऑफिसर किसी पद पे बैठा है, जो उसका काम है वो उस काम को नहीं कर रहा, तो उसमें कौन सी रिट जारी की जाती है? उसमें सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा मैंडेमस की रिट। अगर कोर्ट भी अपना काम नहीं कर रही है, भाई कोर्ट में भी जो वर्क होना चाहिए, अगर कोर्ट भी अपने काम को नहीं कर रहा, उस केस में भी क्या मैंडेमस जारी होगी? तो मैंडेमस लाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये बात भी सही है। मैंडेमस उस केस में भी होगी अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपना काम ना कर रही हो, उस केस में ही मैंडेमस होगी, और उस पब्लिक ऑफिसर के लिए भी होगी जो अपनी पब्लिक ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा हो। मैंडेमस इन तीनों केस में लागू होगी। इनमें से जिसका जो काम है, अगर वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा, उस केस में मैंडेमस की रिट जारी सुप्रीम कोर्ट कर देता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है कि जिसकी जो ड्यूटी वो अपने काम को ठीक से नहीं करेगा, तो उस केस में जारी होगी मैंडेमस वाली रिट। क्या प्राइवेट एम्प्लॉय पे भी होगी? आप गूगल में काम कर रहे हैं या किसी यहाँ की प्राइवेट रिलायंस में काम कर रहे हैं, रिलायंस में जो बॉस है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर रहा, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस की रिट जारी कर देगा? क्या रिलायंस में आपका बॉस है वो काम नहीं कर रहा ठीक से, ये गवर्नमेंट उसकी बात हो रही है, प्राइवेट कंपनीज पे लागू नहीं हो रहा है। ये पढ़ाया था हमने वहां पर। स्टेट वर्ड बार बार यूज हो रहा था, फंडामेंटल राइट वगैरह जब बताए थे। गवर्नमेंट और उससे जुड़ी एजेंसीज पर अप्लाई होगा, ये प्राइवेट बॉडीज पर अप्लाई नहीं हो रहा है। स्टेट वर्ड को डिफाइन भी किया था मैंने शुरू में फंडामेंटल राइट के। पॉलिटी बहुत खूबसूरत शब्द मतलब सब्जेक्ट है, हर शब्द के बड़े ब्रॉड मीनिंग होते हैं। पॉलिटी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, आपको सोचने के तरीके को थोड़ा और डीप कर देता है, ब्रॉड कर देता है, कि किसी भी शब्द को आप हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हो। हर शब्द का एक कंप्रहेंसिव ब्रॉड मीनिंग है, हर शब्द को आपको समय देकर समझना है। 35-36 घंटे का ही सब्जेक्ट मैंने कराया, पर उसमें हर वर्ड का जो बड़ा डीप मीनिंग है, कि स्ट्रेट शब्द है तो स्ट्रेट बोल के ऐसे निकल नहीं जाओगे, उसका भी मतलब है। तो वो एकदम अलग नेचर है। जीएस की खूबसूरती क्या है, हर सब्जेक्ट अलग तरीके का, हिस्ट्री एक अलग थिंकिंग आपके डेवलप करता है, पॉलिटी अप्रोच को बदल देगा, साइंस का एक अलग नेचर का। जिसलिए जब पूरा जीएस आज आप कंप्लीट करते हो, थिंकिंग आपके अलग लेवल पहुंच जाती है। सिविल सर्विसेज में क्यों कहते हैं कि सिविल सर्विसेज किसी ने क्वालिफाई किया या कोई क्वालिफाई नहीं भी कर पाया हो, पर नॉलेज उसकी अलग लेवल पर होती है, अलग अलग एरिया की नॉलेज उसको अच्छी हो जाती है। किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं बोल देगा, सोच विचार की बोलेगा। थोड़ा जानते हैं तो लगता है कितना आ गया, थोड़ा और जानते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ है जानने को, और जब बहुत जान जाते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं आता हमें, हम ओशियन की एक ड्रॉप भी नहीं है। नॉलेज एक ओशियन की तरह है, हम उसका एक ड्रॉप भी नहीं जानते। तो सिविल सर्विसेज वाले लोग जो वाकई में अच्छा पढ़े हुए हैं, सिंसियर तैयारी की है, उनसे मिलोगे तो, या जब आप पढ़ते जाते हो और तो आपको यही लगता है कि बहुत कुछ है समझने जानने को, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती जर्नी है। नेवर एंडिंग टास्क है नॉलेज गेन करना, जितना कर सके उतना बेहतर। और नॉलेज आपको हम्बल बनाना चाहिए, नॉलेज से आपको हम्बलनेस आनी चाहिए। कम नॉलेज एरोगेंस लाती है, ज्यादा नॉलेज हम्बलनेस लाती है, क्योंकि पता होता है कि अभी हमें कुछ नहीं आता, बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है भाई, ज्ञान की बात खत्म करके अब इस पर आते हैं वापस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई। स्टेट का मतलब फिर बता रहा हूं, यूपी एमपी बिहार नहीं है, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज मतलब है। तो कौन सा आर्टिकल संविधान में कहता है कि गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज ये डिनाई नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डायरेक्ट आर्टिकल में लिखा है यही लाइन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये किस आर्टिकल में पढ़ाया था मैंने? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, उससे जुड़ी बॉडीज जो हैं वो डिनाई नहीं कर सकते इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किस आर्टिकल में लिखा है? सीधा सीधा आर्टिकल 14। डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये पॉलिटी किसी ने भी पढ़ाया हो,
छोटे इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में किसी ने पॉलिटी पढ़ाया हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इस आर्टिकल के बिना पॉलिटी पढ़ा दिया हो। ये वो क्वेश्चन है, सबका बनना चाहिए। इसमें कोई विशेष बात नहीं कि मैंने कराया, ये सब नहीं पढ़ाया होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटी में आएगा ही आएगा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पढ़ाए बिना कोई पॉलिटी नहीं पढ़ा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सबसे बनना चाहिए। अब सबसे बनेगा, आप नहीं करोगे तो यहाँ पे लैग कर जाओगे भाई। जो नहीं बनने वाला टफ क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा, पर ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। तो पेपर डिस्कशन में ये भी क्लियर होता जा रहा है क्या करने वाली चीज है और क्या छोड़ने वाली चीज है। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, ये मेरा पढ़ाया वो नहीं है, मैंने ये केस नहीं पढ़ाया आपको, पर जरा स्टेटमेंट देखे कह क्या रहा है। और नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कम से कम आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। नॉट करेक्ट कह रहा है तो एक स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब बाकी 3 सही होंगे। केस के जो मेन पॉइंट्स हैं यहीं से समझ में आ जाएंगे। तो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, सुप्रीम कोर्ट 97, क्या सही नहीं है। ए पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द राइट to have someone informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detained। मतलब किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया गया हो तो वो किसी को उसके अरेस्ट के बारे में जानकारी देना जरूरी है। इट प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन इन द केस ऑफ लैंड डिस्प्लेस, मतलब किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के चलते अगर लोगों की बस्ती को उजाड़ा जा रहा है तो उनको कंपनसेट किया जाए अगर डिस्प्लेस किया जा रहा है। सी कह रहा है अरेस्टी, जिसको अरेस्ट किया गया है, may be permitted to meet his lawyer during interrogation though not throughout the interrogation। अपने लॉयर से मिलने की अनुमति उसको होनी चाहिए। इट इमर्ज्ड आउट ऑफ ए पीआईएल का नतीजा था ये, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जो जस्टिस पीएन भगवती के ने शुरू किया था 1980s में। जस्टिस पीएन भगवती 1985 के आसपास जस्टिस पीएन भगवती ने स्टार्ट किया था पीआईएल कंसेप्ट। पीआईएल कभी इंडिविजुअल केस में नहीं लगा सकते आप, वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में लगाई जाती है। जनहित याचिका, जनता के हित से जुड़े मामले में आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते हैं, अपने इंडिविजुअल केस में नहीं। पीआईएल सीधा हाई कोर्ट में भी लग सकती है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लग सकती है। नॉर्मल केसेस लोअर कोर्ट में जाते हैं, अपील में हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। कुछ मामले जो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनमें पीआईएल भी है। पीआईएल सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है, इंडिविजुअल केस में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के केस में। जस्टिस पीएन भगवती ने 1985 में इसको शुरू किया था। पीआईएल का आइडिया हमने अमेरिका से लिया था, पीआईएल का कंसेप्ट हमने यूएस से लिया था। तो देखो इसमें ए और सी स्टेटमेंट अगर देखें कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया है तो वो जानकारी किसी को देनी होगी, लॉयर से मिल सकता है। ए और सी तो सिमिलर चीज पे बात कर रहा है। बी स्टेटमेंट एकदम अलग जा रहा है कि जमीन से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया तो कंपनसेट किया जाए। ए कुछ और बात कर रहा है, सी उससे जुड़ी हुई बात कर रहा है, बी एकदम स्टेटमेंट ही अलग जा रहा है। तो हमें नॉट करेक्ट बताना है, बी वाला आंसर होगा, क्योंकि ए और सी से मैच ही नहीं कर रही वो बात। इस तरह से भी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के बन सकता है। बी वाला स्टेटमेंट एकदम अलग जा रहा है, ये लैंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि जिसको जमीन से डिस्प्लेस किया गया हो, कहीं और भेजा जा रहा हो, कंपनसेट भी करो। ए और सी जो है किसी को अरेस्ट कर लिया हो, अपने वकील से मिल पाए या उसकी जानकारी उसके लोगों को हो पाए, ए और सी एक ही बात कर रहे हैं, मिलता जुलता स्टेटमेंट है। तो गलत रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें बी है, एकदम अलग जा रही है ये बात। इसको चाहे तो हिंदी में भी एक बार पढ़ लो, हिंदी में भी पढ़ लो, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो ये वाला हिंदी में क्या है, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति जैसे ही उसे गिरफ्तार या निरोध किया जाता है को उसकी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना किसी व्यक्ति को दिए जाने संबंधी उसके अधिकार से अवश्य अवगत करवाया जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है तो वो इन्फॉर्म, उसका अधिकार है कि उसके जान के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन हो। इसमें सरकारी परियोजनाओं में भूमि से विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान किया गया, बिल्कुल अलग जा रही है बात। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान संपूर्ण पूछताछ, ना कि संपूर्ण पूछताछ के दौरान उसके वकील से मिलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। ये बात भी सही है, इनकरेक्ट वाला बी आंसर है। और ये जनहित याचिका से ही निकला था, ये केस पीआईएल से ही निकला था ये मामला, ये बात सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या, 1000 बार आया हुआ सवाल है, हर पेपर में आ चुका है।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में 1000 बार आ चुका है और 1 करोड़ बार तुमको बता चुका हूं मैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज, नॉमिनेटेड वाले नहीं। इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज मतलब राज्यों में जो विधायक बैठे हैं वो भी इलेक्ट होकर जो आए हैं, वो नॉमिनेटेड नहीं। और लोकसभा राज्यसभा में भी जो इलेक्ट होकर आए हैं, प्रेसिडेंट ने जिनको नॉमिनेट किया है वो नहीं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा राज्यसभा दोनों एमपी हैं, लोकसभा वाला भी एमपी, राज्यसभा वाला भी एमपी है जो इलेक्ट होकर आया है। और विधानसभाओं में जो एमएलएज हैं इलेक्टेड वाले, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। इनको मिलाकर कहते हैं इलेक्टरल कॉलेज। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए का कोई काम नहीं है। टोटल एमपी, लोकसभा के टोटल मेंबर, राज्यसभा के टोटल मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों। एमएलए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करता, टोटल एमपी वोट करते हैं, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों। ठीक, अब इसको देखिए क्या पूछ रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, जिसमें दोनों हाउस पार्लियामेंट के मेंबर होंगे और इलेक्टेड मेंबर होंगे विधानसभाओं के। दोनों हाउस के मेंबर कह तो रहे हो, पर इलेक्टेड कहां कह रहे हो? यहां ये भी तो बोलोगे इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव इलेक्टरल कॉलेज से होगा। मेंबर दोनों हाउस पार्लियामेंट के मेंबर और विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे इसको। यहां पे इलेक्टेड वर्ड मिसिंग है, तो पहला वाला गलत हो गया। विधायक तो कह रहा है इलेक्टेड वाले, पर एमपी कहां कह रहा है इलेक्टेड वाले? नॉमिनेटेड नहीं आएंगे ना, तो अगर मेंबर लिख दोगे तो नॉमिनेटेड भी शामिल हो जाएगा इसमें, तो वो नहीं वोट कर सकता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बात सही है। यहाँ इलेक्टेड नॉमिनेटेड की बात ही नहीं कर रहा है, तो टोटल मेंबर की बात कर रहा है। सेकंड वाला सही है, 2 ओनली होगा। तो ध्यान से पढ़ना चाहिए स्टेटमेंट को। जानबूझ के इसने इलेक्टेड वर्ड यहाँ नहीं लिखा और यहाँ लिखा है। अगर इसको सही कराना होता तो फिर इलेक्टेड वर्ड यहाँ लिख दिया, एमएलए इलेक्टेड होना चाहिए, तो फिर एमपी में भी तो इलेक्टेड लिखना चाहिए था, वहां तो लिखा नहीं। इसका मतलब जानबूझ के गलती करवा रहा है, पहला गलत। और यहाँ इलेक्टेड की बात ही नहीं कर रहा, टोटल मेंबर की बात कर रहा है। तो 2 ओनली आंसर होगा। हड़बड़ी में ये क्वेश्चन गलत करते बहुत लोग। मैंने 50 बार कहा है, चाहे तुमसे इंडिया की कैपिटल ही पूछ ले, 2 बार क्वेश्चन को रीड जरूर करना है। हड़बड़ी में टिक नहीं करना कभी भी, 2 बार रीडिंग होनी ही चाहिए, चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन आ जाए। जैसे कई बार नोट लिख देता है क्वेश्चन में, हड़बड़ी में टिक करके आगे बढ़ गए। और जीएस के पेपर में इतना टाइम रहता है कि तो आराम से पेपर पढ़ सकते हो। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, फुटबॉल का, अब मतलब का नहीं हमारे। ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। यूनेस्को का इनटेंजिबल हेरिटेज, ये भी 1000 बार बताया हुआ है मैंने। 2 तरह के हेरिटेज होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जो फिजिकली आपको नजर आ रहा है, सामने दिख रहा है, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये टेंजिबल हेरिटेज है ना। और जैसे अभी शांति निकेतन, हम्पी, ये सब भी टेंजिबल हेरिटेज है। इनटेंजिबल मतलब कोई कल्चरल मेला है, कोई फेस्टिवल है, कि वो भी हेरिटेज का हिस्सा है, पर वो हमें दिख नहीं रहा, वो कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट नहीं है। टेंजिबल हेरिटेज जो फिजिकल है, हमें दिख रहा है सामने बने, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब टेंजिबल हेरिटेज है। इनटेंजिबल ये भी हेरिटेज है, पर वो दिख नहीं रहे। जैसे योगा, योगा योगा हो रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, पर वो कोई फिजिकल ताजमहल, कुतुब मीनार तरह चीज नहीं है, तो वो इंटेंजिबल में आएगा। नौरोज फेस्टिवल पर्शियन फेस्टिवल है, पारसी समुदाय का फेस्टिवल होता है नौरोज, ये भी इंटेंजिबल हेरिटेज है। कुंभ मेला, राजस्थान का कलबेलिया डांस, कई सारे बताए थे मैंने, ये सब आपके इंटेंजिबल हेरिटेज में आते हैं। 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 ऑल करेक्ट। ग्रुप बताए थे मैंने, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, MECR, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, MECR में 4 बताए थे मैंने। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, अलग अलग चीजों का। NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इंडिया नहीं है। वस्सेनार अरेंजमेंट, ये लिखा। एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और एक बताया था MTCR, मिसाइल कंट्रोल रेजिम। अलग अलग चीजों संबंधित 4 ग्रुप बने हुए हैं।
तो मल्टी अरेंजमेंट डुअल यूज गुड्स, कि जिसको आप पता लगा खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। केमिकल वेपन्स ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए MTCR, ये 4 अलग ग्रुप बने हैं। इंडिया इन तीनों में मेंबर है, NSG में नहीं है, क्योंकि NSG में मेंबर बनने के लिए जितने पहले से मेंबर हैं सबका अप्रूवल चाहिए। चाइना ने इंडिया को अप्रूवल नहीं दिया, तो जिसकी वजह से इंडिया NSG में नहीं आ पाया। पर क्योंकि यहाँ चाइना नहीं था इसलिए इंडिया इसमें आ गया। ये पूछ रहा है कि वस्सेनार वाले में इनमें से कौन नहीं है, चाइना नहीं है, इसीलिए इंडिया यहां भी लेटेस्ट मेंबर बन गया, यहां भी बन गया। NSG में चाइना है, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इंडिया यहां मेंबर नहीं बन पाया, क्योंकि सबका अप्रूवल मिलेगा तभी आप बन पाओगे यहां पर। तो यहां पर इंडिया नहीं आ पाया। बाकी तीनों में इंडिया है, क्योंकि चाइना यहां नहीं है। तो वस्सेनार अरेंजमेंट में इनमें कौन मेंबर नहीं है, चाइना नहीं है। और डिटेल में कम से कम न्यूक्लियर का पूरा टॉपिक मैंने 2-2.5 घंटे पढ़ाया हुआ है, तो 2.5 घंटे न्यूक्लियर पढ़ाया हुआ है। न्यूक्लियर का टॉपिक शायद यूट्यूब पे भी डाला होगा, मैंने चैनल पे ही पढ़ा होगा, देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में बात की है। यूपीएससी बहुत पूछता है MECR के बारे में, NSG, वस्सेनार, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस पर। उसमें मैंने आपको मैनहट्टन प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ाया था इकट्ठे, फिशन फ्यूजन सब बताया था उसमें मिक्स करके। करप्शन डे की थीम 2017 में जब था तो क्या थी, अब मतलब का नहीं है। व्यास सम्मान 2017 वाला, लेटेस्ट वाले सब पढ़ा चुका हूं मैं। ट्रैकोमा सर्विस, ये भी करंट का उस साल का क्वेश्चन है। नोबल पीस प्राइज 17 वाला, अब जरूरत नहीं है। लक्ष्य नाम से प्रोग्राम, ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस साल पढ़ाया था मैंने, 2020-21 तक भी मैंने लक्ष्य वाला पढ़ाया था। मैटरनिटी केयर के बारे में था, ये मैटरनिटी केयर के बारे में था। इनिशिएटिव प्लान टू कंडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ लेबर रूम एंड ऑल्सो टू इंसेंटिवाइज मेडिकल प्रोग्राम है मैटरनिटी केयर के लिए, लिखा ना, मैटरनल एंड न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी को रोकने के लिए। लक्ष्य प्रोग्राम मदर और उसके बच्चे को प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह के लिए। तो ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था पुराने इंस्टीट्यूट में 2019 तक, तो उस समय ये प्रोग्राम मैं कराया करता था, लक्ष्य वाला 18-19 का ही प्रोग्राम, 18-19 के आसपास का। तो बल्कि 19 क्या, मैंने 20 तक भी पढ़ाया है इसको। अब ये इस समय तो नहीं, मतलब का पुराना हो चुका। यूपीएससी सिविल सर्विसेज भले पूछ ले, पुराने प्रोग्राम भी पूछ लेता है कई बार, और एग्जाम में कम चांस है कि पूछेगा। बस इसमें कीवर्ड याद रखो, मैटरनिटी केयर और न्यूबॉर्न बेबी केयर। अभी देख के मुझे याद है, स्टिल बर्थ अराउंड डिलीवरी, लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटी, ठीक है। प्रोग्राम, चाइल्ड केयर प्रोग्राम है सब, सोशल सिक्योरिटी का कोई स्कीम हो, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर आर्मी का, सीधा सीधा अफेयर में डिफेंस वाले चैप्टर में इंस्टीट्यूशंस लिखवाए हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। आर्मी वाले में लिखा रखा है ये। तो काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग कहां पे दी जाती है, वैरंगटे मिजोरम में है ये, वैरंगटे मिजोरम। वैरंगटे मिजोरम, सब बैच में पढ़ाया हुआ है, सबको बता रखा है। 6 सबमरीन बताए थे, इंडिया फ्रांस का एग्रीमेंट, जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी हमें तैयार करनी थी। प्रोजेक्ट का नाम बताओ। वीडियो लैग कर रहा है, अभी देखो, ठीक है, ठीक आ रही है क्या? ये वेट कर लेते, ठीक हो जाए, मैं रिपीट कर देता हूं फिर। अभी कंफर्टेबल है?
स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो भी ठीक है। तो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया ऑडियो वीडियो अभी ठीक है, स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार आप कंफर्म कर दें कि नेटवर्क स्टेबल हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। अभी ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है क्या? ओके। मेरा सवाल ये था कि आईएनएस कलवारी की इन्होंने जिक्र किया। इंडिया फ्रांस के बीच डील थी 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनाने थे। इंडिया फ्रांस के बीच डील थी स्कॉर्पियन क्लास के 6 सबमरीन तैयार करने थे। स्कॉर्पियन क्लास के 6 सबमरीन, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मैंने कई बार पढ़ाया है। और 6 पनडुब्बी के नाम कौन कौन से हैं? कलवारी, खंदेरी, करंज, इसके बाद और क्या? कलवारी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागशीर। वागशीर, कलवारी, खंदेरी, करंज, ट्रिपल के और ट्रिपल वी। कलवारी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागशीर। प्रोजेक्ट का क्या नाम था? ये मेरा सवाल ये है। सवाल तो अब इसका आंसर तो बता ही लेंगे भाई, किसके साथ कोलैबोरेशन है? फ्रांस के साथ। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत बार बता भी रखा है मैंने। ये डिफेंस में जहां पे ये सब बताएं, वेपन्स वगैरह के बारे में, वहां बताया हुआ है। इंडिया में जो इसको बना रहे हैं मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, और फ्रांस की कंपनी जो कोलैबोरेशन में, उसका नाम है डीसीएनएस। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई और डीसीएनएस फ्रांस की, ये दोनों मिलकर तैयार किए हैं। प्रोजेक्ट 75। वेरी गुड दीपशिका, वेरी गुड। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 75, बिल्कुल ठीक। सॉरी, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75। कई सारे प्रोजेक्ट बताए थे मैंने। प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 15A, 15B, प्रोजेक्ट सी बर्ड, प्रोजेक्ट 75, कई सारे चर्चा किए थे, वहीं पर जिक्र है इसका। अगला सवाल है, श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट हम्बन टोटा 99 ईयर की लीज पर दे दिया था किस कंट्री को? पूरी कहानी पढ़ा रखी है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, 2 लेक्चर में पूरी कहानी बताई है कि चाइना की डेप्ट ट्रैप नीति, चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, किसी कंट्री को कर्ज दो और कर्ज में दाद दो कि वो आपको इंटरेस्ट भी पे ना कर पाए, फिर उसका पोर्ट हड़प लो, इंडस्ट्री हड़प लो, कि कहीं पर इन्वेस्ट मतलब सपोर्ट के नाम पर, फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर कर्ज दे दो कंट्री को, और कर्ज के जाल में उसको फंसा दो, वो आपको पे ही ना कर पाए। श्रीलंका, मालदीव, ये सब इसी जाल में फंसे हुए हैं। नेपाल में भी यही खेल चल रहा था। तो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी चाइना की है।
श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी लग गई थी कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए थे। अब कंडीशन थोड़ी थोड़ी स्टेबल हो रही है। तो 99 ईयर लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ले गया। 99 साल की लीज पर श्रीलंका का ये पोर्ट चाइना ले गया, हम्बनटोटा। बहुत डिटेल में पढ़ाया था पूरी कहानी मैंने, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव सब बताए थे, नेबरिंग कंट्री वगैरह। ठीक है। हीना सिद्धू किस खेल से संबंधित हैं? ये पहले ही बता चुके हैं। सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में भी देखा था हमने। हीना सिद्धू वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया हुआ था। किस खेल से संबंधित है हीना सिद्धू? हीना सिद्धू शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग। ठीक है, चलो ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब कल देखेंगे फिर इसके आगे कहानी। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।